हेलो स्टूडेंट, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर SN1 रिएक्शन देखी। कभी SN1 रिएक्शन किस टाइप से अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ईथर की SN1 रिएक्शन समझ में आई कि ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन की इस साइड भी कार्बन और इस साइड भी कार्बन, है ना। तो जब भी कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ अपन रिएक्शन कराते हैं तो आप सीधे ऐसे सोच लो, इस साइड कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है या फिर इस साइड। तो जिधर आपको लगे उधर आप X चिपका दो, दूसरे वाले पे हाइड्रोजन चिपका दो, है ना। एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड अलग अलग हो जाएंगे। तो ये फंडा बच्चों चलता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में, सेम ही काम होता है, कुछ नया नहीं होता। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ROR डैश है। अभी आपने बोला कि अगर इधर HX होता, मान लो लेट सपोज HX होता, तो अपने आप मान लो ये काम हो जाए। SN1 रिएक्शन के थ्रू आपको जाना है तो सीधा सा कंसेप्ट होना चाहिए ना कि अगर मान लो आपको SN1 के थ्रू जाना है तो क्या फंडा होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए कि या तो इस साइड या फिर इस साइड, कम से कम एटलीस्ट वन साइड 3 डिग्री और मोर देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज मान लो इधर 3 डिग्री है तो इधर चाहे कोई भी हो, 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो। शॉर्टकट क्या रहेगा, इधर से ज़्यादा स्टेबल है ना, तो इधर x जोड़ दो, इधर h जोड़ दो। तो ऐसे करके आपने अभी बताया था कि इधर RX आ जाता और R इधर OR आ जाता, ऐसा ही होता। अब मैं कुछ रिप्लेस नहीं करता। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बच्चों H2O के साथ रिएक्शन करना। इसका मतलब HX नहीं बोल के उसे मैं क्या बोल दूंगा, H2O बोल दूंगा। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH होगा। तो बोले यहाँ पे X नहीं बोल के क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ROH और इधर भी ROH, तो मतलब 2 मोल एल्कोहल के मिल गए। और जब दबी भी 2 मोल एल्कोहल को गर्म करते हैं तो एक H2O का मॉलिक्यूल कॉमन निकल जाता है और ईथर बन जाते हैं, और ईथर में जब पानी वापस डालते हैं तो वापस एल्कोहल बन जाता है। इस टाइप से अपन बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो प्रोसेस तो दोनों की सेम हो गई ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2-3 एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। मान लो ये बेंजीन है, ये ऑक्सीजन है, और ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, CH3 और CH3। आपको मैंने बोला कि इसका H2 के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, है ना। लेकिन मान लो ये ऑक्सीजन 18 वाला है, तो आपको 2 मोल जब एल्कोहल मिलेंगे तो किसके पास जाएगा। जैसे इसमें बच्चों इनडायरेक्टली कौन है, OH है, ऐसा ही तो है ये पानी। तो इधर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा या फिर इधर, तो इधर तो बनेगा ही नहीं सर, स्टेबिलिटी की कोई बात ही नहीं है, तो इधर ही बनेगा। तो क्या बोलेंगे, OH, मतलब इस टाइप से OH और H ऐसे ब्रेक कर देंगे। 18 वाला कहाँ होगा, इस साइड वाला, है ना, क्योंकि इधर ये कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन पे ये अटैक करेगा, है ना। वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, SN1 अटैक चलेगा इस पे। ओके, तो बाद में क्या हो जाएगा, देखो ये इस टाइप से बन गया, OH CH3 18 वाला जो आइसोटोप है, 18 वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ जाएगा, इसके साथ नहीं जा सकता वो। चलो इसका हाइड्रोलिसिस करो। 18 वाला लो, बोलो मुझे बताओ किसके साथ जाएगा वो 18 वाला ऑक्सीजन। आप इस पे कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये डांसिंग रेजोनेंस वाला नहीं है बच्चों, वो तो उसके बाहर होना चाहिए, रिंग के ऊपर ही नहीं है। इससे अच्छा तो ये ठीक है 3 डिग्री वाला, ये तो 2 डिग्री वाला और रिंग के ऊपर ही, स्ट्रेन रिंग के ऊपर आ गए ये तो, है ना। तो बोले इससे अच्छा तो इधर वाला ठीक है। तो OH 18 इधर और H इधर और ऐसे ब्रेक कर दो। ऐसे करके बनाना है। चलो इसका आंसर बताओ फिर। है ना, इसमें दो दो ईथर ले लिया मैंने, साइक्लिक ईथर ले लिया, वो तो चलेगा चाहे कोई भी ईथर हो। मान लो ये 18 वाला होता, है ना, इसमें क्या होगा। तो सर जैसे ये मान लो इथर मानो, तो ये बॉन्ड है ये, है ना। तो इधर ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है या फिर इधर, तो बोले इधर सर, ये 3 डिग्री टाइप या फिर इस टाइप से बनेगा, है ना। तो ऐसे ब्रेक कर दिया मैंने, तो इधर कौन आ जाएगा, OH H 18 वाला, ऐसे ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक कर दिया तो कुछ ऐसा बना, पहले देखो ये इस टाइप से बन गया, इधर OH लग गया, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, OH 18 वाला, और इधर एक रिंग है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ।
अब इस ईथर की बात करें अगर, तो बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ूं? तो ये बॉन्ड अगर आप तोड़ते हो तो बेटर नहीं रहेगा। कैसे? कि सर इधर कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो बैक बॉन्डिंग वाला बनेगा, है ना? तो ये वाला स्टेबल ज्यादा। तो अगर ये वाला स्टेबल ज्यादा तो इसका मतलब 18 वाला ऑक्सीजन इसी कार्बन पे लगेगा फिर तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये क्या बन गया? तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस कार्बन पे बच्चों 2 OH आ गए, 2 OH आ गए, वो भी कौन से? 18 वाले। और यहाँ पे एक OH लिखा हुआ है और यहाँ पे एक OH लिखा हुआ है। ऐसे ब्रेक कर दिया, इसको टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। केमिस्ट्री में बच्चों याद रखना, ऑर्गेनिक में एक कार्बन पे कभी भी 2H मत लगा के छोड़ देना। फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हमेशा ये H2 निकल जाता है और C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, है ना? कभी भी एक कार्बन पे, कभी भी बच्चों एक कार्बन पे एक NH2 और एक NH2 नहीं रहता है, कभी भी ये प्रोडक्ट फाइनल नहीं माना जाएगा। अपने आप ही अमोनिया निकल जाता है, ठीक है ना? और डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH3 बन के निकलेगा ना वो, तो NH मिलके इस टाइप से वो बन के रह जाएगा। एक कार्बन पे कभी भी NH2 और OH भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा? ये अपने आप ही H2 मिल के निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। याद रखना बच्चों इन तीनों बातों को। एक कार्बन पे कभी 2 OH बना के मत छोड़ देना, एक कार्बन पे 2 NH2 बना के मत छोड़ देना, एक कार्बन पे एक OH और एक NH2 बना के भी मत छोड़ देना। जैसे देखो ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता, एक कार्बन पे नहीं हो सकते 2 OH, तो एक H2O का मॉलिक्यूल फिर निकल जाएगा 18 वाले फॉर्मेट में और उसका फाइनल आंसर माना जाएगा इस टाइप से। OH इधर आ गया, डबल बॉन्ड हो वो भी कौन सा? 18 वाला और OH लगा हुआ। दिस वन इज द फाइनल आंसर, है ना? ये उसका फाइनल आंसर माना जाएगा। ये साइक्लिक की तरह ना इस टाइप से। हाइड्रोलिसिस में ऐसा ही करना है बच्चों। जैसे कि मान लो इस ईथर को आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना? तो क्या किया जाए? कई बार ऐसा भी होता है कि एक साइड मान लो 3 डिग्री का सपोर्ट नहीं कर रहा है तो चलता है थोड़ा बहुत 2 डिग्री तक, तो है ना? जैसे देखो ना, मान लो ये आप ब्रेक करते हो तो क्या करोगे? H इधर, OH इधर, 18, तो इधर कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा होगा ना? ऐसे करके, है ना? ब्रेक कर दो, इसे तोड़ दो। चलो 18 आया। चलो ऐसा कुछ था, मान लो इसे ब्रेक करना हो तो कैसे करोगे? तोड़ दो, ये तो सब एक जैसा है ना, ये मतलब ऐसा मान लो आइडेंटिकल टाइप है। तो OH इधर, टेक्टिन सा हो तो इसमें रहने दो क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसलिए सिंपल ही कर दो। ब्रेक तो ज़रूर हो जाएगा, ये बात की गारंटी है ना? ऐसे करना है आपको। ओके बच्चों, ये SN1 रिएक्शन से रिलेटेड आपकी बात हो गई। अब उसके बाद में देखो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2 में क्या फर्क होता है? SN2 रिएक्शन का पूरा नाम होता है बच्चों बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे SN1 का होता है यूनिमोलिकुलर, वैसे ही इसका नाम क्या होता है? बाई मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? देखो इसमें होता क्या, पहले इसको समझ लो ना, पहले एक बार नोट डाउन मत करो, पहले इधर देखो सभी ध्यान से।
हो गया क्या, SN1 और SN2 में बस इतना सा ही फर्क होता है। SN1 में लिविंग ग्रुप का अपने आप निकलना, कार्बोकेटाइन का बनना, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। इसके लिए SN1 में अपन को वीक न्यूक्लियोफाइल की थोड़ा सपोर्ट करते थे, वो फेवर करते थे। SN2 में क्या होगा, SN2 के अंदर अपने आप वाला कोई काम नहीं होगा, अटैकिंग होगी। और जैसे इधर मान लो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है ना, तो सॉरी इधर मान लो लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है ना, तो उसके बैक साइड आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना। कहाँ से, बैक साइड से आके अटैक करेगा। और जब बैक साइड से कोई आके अटैक करेगा तो ये तो बात मानते हो कि लल्लू पंजू तो नहीं चलेगा, तो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ जाएगी अपन को। तो SN2 के लिए बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड फॉर SN2 रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑलवेज बैक अटैकिंग इज ऑब्जर्व्ड कि किसके, विथ रेस्पेक्ट टू अ लिविंग ग्रुप। क्लियर है, देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इसमें कोई कार्बोकेटाइन ही नहीं बनता है। आया, अटैक किया, बाहर, बस सीधा सा, बहुत ही सिंपल है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी SN2। इसका मतलब इसमें कार्बोकेटाइन जब बनता ही नहीं है तो फिर रीअरेंजमेंट का भी कोई लफड़ा नहीं है। तो SN1 से इजी रिएक्शन है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट छोड़ो, जिधर लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है जिस कार्बन पे, उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा और बैक साइड से आके जुड़ेगा। इसलिए आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेंगे। इसलिए रेसमिक मिक्सर जैसे प्रोडक्ट नहीं मिलके SN2 में क्या मिलेगा, इन्वर्जन, इन्वर्जन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, अगर बैक साइड से कोई आगे अटैक करेगा तो जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है उस कार्बन पे कम से कम हिंड्रेंस होनी चाहिए। SN2 डिपेंड होती है बच्चों पूरी तरीके से हिंड्रेंस पे, कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, चारों तरफ क्या होना चाहिए, कुछ खाली जगह होनी चाहिए ताकि अटैक हो। इसी वजह से 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड कभी SN2 नहीं देता है। बोले क्यों, 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड तीनों चारों जगह से वो घिरा हुआ रहता है, उसके ऊपर अटैक करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो ऐसा करता है। जैसे देखो, मान लो एक कार्बन लेता हूं मैं, इधर एक R लिखा हुआ है ना, और इधर मान लो एक H लिखा हुआ है और एक लेट सपोज D लिखा हुआ है ना। मैंने क्या किया, मैंने इसको डिग्री कम से कम रखी, इसलिए मैंने क्या किया, ये HD इस टाइप के लगा दिए मैंने। और यहाँ पे मान लो एक लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा सोचो, कोई लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है, तो ये कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, तो ये एल्काइल हैलाइड होता तो कितने डिग्री का होता, मान लो ये X होता तो X होता तो ये 1 डिग्री का होता, और 1 डिग्री सपोर्ट करता है, बहुत आसानी से बैक साइड से अटैक हो सकता है। ओके, अब मान लो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बोलता है, ऑल नेगेटिव चार्ज होल्डर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और नाइट्रोजन का लोन पेयर अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता है, उनमें से कोई एक आया, तो ये लिविंग ग्रुप के निकलने का वेट नहीं करेगा और ना ही अपने आप निकलेगा, क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं बनता। क्लियर है, तो क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये बैक साइड से अटैक करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग बनी होगी, तो यहाँ पे डेफिनेट सी बात है बच्चों, खाली जगह तो रहती है, क्योंकि ये BMO होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। आपने MOT में पढ़ा था कि BMO होते हैं तो उसके साथ साथ ABMO होते हैं, और यहाँ पे जो ये ABMO होते हैं ना, जो खाली पड़े रहते हैं, इनके अंदर अटैकिंग करता है हाई एनर्जी। इसीलिए तो ABMO क्या होते हैं, इन अनस्टेबल होते हैं, उनके अंदर अटैक करना बड़ा मुश्किल काम है ना, तो ये क्या होने चाहिए, बहुत ही खतरनाक होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अटैक किया, लिविंग ग्रुप को पता चल गया कि अपने ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो गया है। लिविंग ग्रुप को क्या पता चल गया कि अपने ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो गया, अपन को जाना पड़ेगा, तो ये यहां से जाना स्टार्ट कर दिए नेगेटिव चार्ज लेके, और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ रहा है अटैक करने के लिए, यहाँ न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव बन के आ रहा है जुड़ने के लिए। और ये एक कोई इंटरमीडिएट नहीं है, इट इज ए ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ऐसा लग रहा है कि 5 बॉन्ड बन गए, इसलिए इसे बोलते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात? ओके बच्चों, ये कार्बन का जो हाइब्रिड है ना, वो sp2 हाइब्रिड कार्बन है ये। हालांकि देखने से ऐसा लग रहा है कि 5 बॉन्ड बन गए तो 5 तो सर sp3d हो जाना चाहिए था। ये बाई पिरामिडल जैसा लगता जरूर है, कभी बाई पिरामिडल है, ये बाई पिरामिडल पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट होती है ये, है ना, लेकिन ये कोई बॉन्ड नहीं है रियल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि TS जो होती है ना ट्रांजिशन स्टेट, वो बहुत ही अनस्टेबल होती है और किसी प्रकार के केमिकल बॉन्ड्स के रूल को फॉलो नहीं करती है। ये आपने एक बार मैंने बात बताई थी आपको, वो यहाँ पे देखो प्रूफ हो रही है। कभी कार्बन ऐसा लग रहा है ना 5 बॉन्ड जैसा बना रहा है, तो बच्चों 5 बॉन्ड आप बोलोगे सर ये तो वैलिड नहीं है ना, कार्बन 5 कैसे बना रहा है, क्या कर रहे हो सर, तो बोलेंगे ये एक्चुअली के अंदर एक TS है जिसमें किसी प्रकार के आपको को रूल्स को नहीं देखने होते, ऐसा काम हो रहा है बच्चों, है ना।
और ये देखो, ये जब इस पे अटैक हुआ और लिविंग ग्रुप यहाँ से छोड़ के चला गया, लिविंग ग्रुप जब निकल गया तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आर इधर और ये इधर आ गया, मतलब इस टाइप से बना देता हूँ, थोड़ा आपको फील आएगा ऐसे कि ये डी इधर और ये लिविंग ग्रुप यहाँ लगा दिया ऐसे करके, डी या इधर कौन लगा दूँ, एच लगा दिया, और इधर वो न्यूक्लियोफाइल आके वास्तव में जुड़ गया। ये प्रोडक्ट मिला आपको। अब इसके बारे में कुछ खास बात अगर आपको लिखनी हो तो SN2 रिएक्शन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन, लिखो यहाँ पे की पॉइंट लिखो इसके, या फिर ऐसे बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2, सब बातें लिखो जो इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये बोलेंगे कि जो SN2 रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बस आया, ये टेट्राहेड्रल टाइप था एल्काइल हैलाइड, अटैक किया, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप हो गया वो कार्बन, यहाँ पे ऊपर एक बॉन्ड बना हुआ था, एक नीचे, लिविंग ग्रुप धीरे धीरे जा रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था बैक साइड से, लिविंग ग्रुप को पता चल गया कि अपने ऊपर अटैक हो रहा है, अपन को जाना पड़ेगा, वो जाने लगा और इधर छोड़ के चला गया, है ना। दिस इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक नंबर बात। सेकंड नंबर, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, कोई कार्बोकेटाइन इसमें बनता ही नहीं है, सो दैट नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, कोई रीअरेंजमेंट के चांस नहीं होंगे इसमें। थर्ड नंबर पे, ए पेंटावेलेंट बाईपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड विच इज वेरी अनस्टेबल, और तुरंत प्रोडक्ट की तरफ वो चला जाता है। फोर्थ नंबर पे, लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर SN2। इवन बच्चों मैं SN2 की बात नहीं कर रहा, जितनी भी अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, उसमें टेम्परेचर कम रखना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर अपन ज्यादा कर देंगे ना तो ये माइनस वाले आएंगे ना, तो ये सारे बेस की तरह भी तो ट्रीट कर सकते हो ना आप इनको, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, H+ को निकालना स्टार्ट कर देंगे, अपना बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल से बेस की तरफ ले जाना स्टार्ट कर देंगे। और अभी फिलहाल मैं ये नहीं चाहता वो बेस की तरह ट्रीट करे, मैं तो चाहता हूँ अटैक करे वो जाके, तो अटैक करे तो टेम्परेचर कम रखो, आप टेम्परेचर को मत बढ़ाओ, कंट्रोल रखो टेम्परेचर पे, क्लियर है। देन और इसकी खास बात क्या है, रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इज इक्वल टू, बताओ इसमें RDS स्टेप कौन सी होगी बच्चों, स्लोएस्ट स्टेप कौन सी होगी। तो ये जब बैक साइड अटैकिंग स्टार्ट करता है ना, वो धीरे धीरे वह काम होता है, ऐसे अचानक से अटैक नहीं करता। लिविंग ग्रुप ऐसे थोड़ी है, हाँ लगा हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो पहले जाने लग जाएगा, वो तो हाथ राय मारेगा, ऐसा नहीं है, वो आएगा, अटैकिंग स्टार्ट होगी, फिर बाद में धीरे धीरे जाएगा। तो जब ये TS बनती है विच इज वेरी अनस्टेबल, और ये अनस्टेबिलिटी की तरफ कोई जाएगा तो बहुत धीरे धीरे आराम से शांति से ये गया, और स्लो स्टेप इज RDS। और जैसे इधर ये लिख लेगा अचानक से प्रोडक्ट बनेगा, और वेरी फास्ट स्टेप। और RDS में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बोलो, एक तो अपना ये RLG वाला, और न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग भी इसी में स्टार्ट हो गई, न्यूक्लियोफाइल एंड RLG बोथ आर पार्टिसिपेट इन RDS, दैट्स व्हाई रीजन रेट ऑफ SN2 किन किन दो बातों पे डिपेंड करेगी, तो एक तो कंसंट्रेशन ऑफ RLG, अगर एल्काइल हैलाइड होता तो RX, एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगी। और ये दोनों पे जब डिपेंड करेगी तो देखो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे ही क्या बोलेंगे जब ऑर्डर, जो अपन रेट लो लिखते हैं ना बच्चों, कितने RDS में ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हिसाब से ऑर्डर डिसाइड किया जाता है, सो दैट ऑर्डर ऑफ SN2 इज व्हाट 2। और इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, मोलिकुलरिटी का मतलब RDS में कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बोले वो भी 2, 1 and 1 2, तो दोनों ही आ गए, है ना। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों नॉर्मली ऑर्डर और मोलिकुलरिटी आपके सेम आएगी, बट केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में थोड़ा इसका आपको और नॉलेज मिलेगा, इसलिए अंदर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा बहुत, है ना। ओके, और इसके बाद क्या है भाई,
तो अपन अगर पॉइंट लिखे मान लो, जी ठीक है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया अगर रेट ऑफ SN1 लिखना आ गया आपको। लेकिन अगर मैं मान लो जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे किस बात पे फोकस करना पड़ेगा? रेट ऑफ SN2 is inversely proportional to the steric hindrance at carbon लिविंग ग्रुप। जिस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है ना, उसके पे जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना, अटैक की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी और रेट उतनी कम होगी। सीधा सा कंसेप्ट है। SN1 में क्या होगा, निकलेगा ना अपने आप तो बढ़िया रहेगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा होगा तो उसकी रेट ज्यादा होगी। रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ फेस्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड आफ्टर लीव द लिविंग ग्रुप। और SN2 की रेट कैसे, हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मान लो कोई एक्स इस टाइप का है, कोई एल्काइल हैलाइड है, लेट सपोज कोई 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, और कोई मान लो आपसे बोला गया कि 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, एंड आफ्टर दैट मान लो कोई 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, आफ्टर दैट 3 डिग्री का कोई एल्काइल हैलाइड है। बताओ रेट ऑफ SN2 किसकी ज्यादा होगी? किस पे ज्यादा अटैक, किस पे फास्ट हो सकता है? लिविंग ग्रुप मान लो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक तो इस पे अटैक करे, एक इस पे अटैक करे, एक यहाँ अटैक करे और एक यहाँ अटैक करे। किस पे अटैक हो सकता है? बोले वहां पे मैदान खाली पड़ा है, अटैक करो ना। इसीलिए मिथाइल हैलाइड SN2 सबसे फास्ट करता है। 1 डिग्री का थोड़ा कम, 2 डिग्री का और कम, और 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड के बारे में ऐसा बोला जाएगा बच्चों, नो SN2, नो SN2। ये क्या करेगा, कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? और ये SN1 सबसे फास्ट करता है और ये SN1 नहीं देता है कभी, अपने आप कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, मिथाइल के ऊपर कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता है। ओके, एक बात बताओ, TS जो है ट्रांजिशन स्टेट कितनी ज्यादा स्टेबल मिलेगी, इस पे किस टाइप का चार्ज आ रहा है? जैसे TS है तो इधर से नेगेटिव डेल्टा माइनस, इधर से भी डेल्टा माइनस, तो इनडायरेक्टली डेल्टा माइनस ही तो बन रहा है। तो कल को मान लो मैं ऐसा कर दूं तो क्या मैं ना इस TS के ऊपर ना कुछ ऐसे ग्रुप्स लगा दूं जो डेल्टा माइनस को स्टेबल कर सके, तो बड़े बढ़िया रहेगा, TS जल्दी बनेगी, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो कैसे ग्रुप लगाऊं, नेगेटिव चार्ज स्टेबल कौन कर सकता है? तो बोले -M वाले लगाओ ना, या फिर कोई -I वाले सपोर्ट करे, इस टाइप के लगाओ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सपोर्ट करे, है ना। तो एक चीज और बोल सकते हो आप, वो एक चीज आप क्या बोल सकते हो, 7 नंबर पॉइंट बना के या फिर उसी के अंदर कुछ भी, रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। और पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट को कौन स्टेबल करेगा? तो बोलेंगे -M ग्रुप या फिर कोई -I ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ TS की हमेशा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, है ना। तो वो अगर बढ़ाएंगे तो स्टेबल भी ज्यादा होगी, स्टेबल ज्यादा होगी तो रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगी। जैसे कि मान लो एक CL ये है, यहाँ पे लेट सपोज बच्चों मैंने ये लगा दिया, एक मान लो ये लगा दिया, 3 एल्काइल हैलाइड दिया, डिग्री वाइज तीनों ही सेम है। आपको ये बताना है रेट ऑफ SN2 किसकी ज्यादा होगी। अटैक किया बाहर, अटैक किया बाहर, अटैक किया बाहर, कौन अटैक जल्दी कराएगा? तो बोलेंगे सर डिग्री वाइज तो सारे सेम है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये अपने आप में एक -I करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है अपने आप में एक -I करेगा, और ये तो +I करेगा, है ना। तो ऐसा सोचो कि TS को स्टेबल ज्यादा कौन करेगा उस टाइम जब TS बनेगी, तो सर ये वाला, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का -I ज्यादा होगा, -I ज्यादा, TS को सपोर्ट ज्यादा, सपोर्ट ज्यादा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर अटैक की पॉसिबिलिटी ज्यादा, है ना। ऐसे करके अपन SN2 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, है ना। SN2 जैसे ही बोलते हैं दिमाग में क्या आना चाहिए, अटैक,
SN1 बोलता हूं तो दिमाग में क्या आना चाहिए, कार्बोकेटाइन, पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल। SN2 का मतलब सर अटैक आराम से होना चाहिए, कोई रीअरेंजमेंट का लफड़ा नहीं होता। क्लियर है? ओके। अब SN2 के बारे में आपने की पॉइंट्स लिखे, TS बनती है, ये बनता है, लो टेम्परेचर चाहिए और अटैक हो जाता है ना। अब एक चीज आप अगर नोटिस किए यहाँ पे, तो आपने नोटिस क्या करी, जैसे लिविंग ग्रुप इस साइड लिखा हुआ था ना, तो वो न्यूक्लियोफाइल आके इधर लग गया, उल्टे प्रोडक्ट मिले, है ना। तो उल्टे प्रोडक्ट मिले तो एक की पॉइंट अपन ये लिखेंगे, इन SN2 रिएक्शन वी गेट इन्वर्जन प्रोडक्ट, और इस इन्वर्जन को वाल्डन इन्वर्जन के प्रोडक्ट बोलते हैं। वी गेट इन्वर्जन प्रोडक्ट, लेकिन ये इन्वर्जन वाला क्या बोलना है, इफ न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप हैव सेम प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू CIP। ये मैंने क्या लिखा है भाई, ये मैंने बच्चों ये लिखा है, कभी आपने ये बोला था ना, कभी जैसे कि मान लो कार्बन है और इधर एक D लिखा हुआ है और इधर मान लो एक H लिखा हुआ है और इधर एक लेट सपोज लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है ना, और आपने मान लो को न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल आके बैक साइड से अटैक किया, लिविंग ग्रुप निकल गया, तो लिविंग ग्रुप निकल गया तो इधर R लग गया और सर इधर ये D लग गया और इधर ये H लग गया और इधर ये न्यूक्लियोफाइल लग गया। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो कैसे हो सकती है बच्चों, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है, ये डेफिनेटली एक कायरल हो सकता है, मना नहीं है, ये कार्बन कायरल है तो ये कार्बन भी बच्चों कायरल है, तो कायरल है तो ये या तो R होगा या S होगा, दोनों में से कोई तो होगा। मान लो लेट सपोज R है, क्लियर है, मान लो कि ये R है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा मतलब इसका एस नहीं मिलेगा, इसका तो लिविंग ग्रुप लिखेगा तो एस तो कोई दूसरा है। लेकिन अगर आप CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दोगे, जैसे R और S बताओगे तो रूल प्रायोरिटी तो दोगे ना, बिना प्रायोरिटी तो कैसे बताओगे। क्लियर है? मान लो यहाँ पे एक Cl लिखा हुआ था तो Cl की तो प्रायोरिटी 1 नंबर ही होगी इन सब में तो, और यहाँ पे अगर OH माइनस अटैक कर रहा है तो इधर भी O की तो प्रायोरिटी 1 ही होगी। इफ सेम प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल, इन दैट केस डेफिनेटली R का S हो जाएगा। ये R का S हो जाएगा मतलब ऐसा मत समझ लेना कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि जनरली R और S एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, दे आर कॉल्ड एनैंटियोमर्स, बट ये और ये प्रोडक्ट अलग अलग है ना। यहाँ पे लिविंग ग्रुप लिखा हुआ बच्चों और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ, दे आर डिफरेंट, बट इन्वर्जन तो हो गया ना, R का S हो गया। लेकिन ये इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको तभी मिलेगा जब आप क्या बोलोगे कि सर क्या है, CIP रूल के अकॉर्डिंग लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी सेम होती है, तब ये काम आपको बोलना है बच्चों। क्लियर हुई बात? थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, देखो इसको। चलो बच्चों SN2 के की पॉइंट्स लिख लिए ना, अब लिखो फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग में वही बच्चों, जैसे कि मान लो आप एल्काइल एलाइड कैसा लेना चाहोगे, नंबर 1 डिग्री ऑफ एल्काइल एलाइड। कल को आप एल्काइल एलाइड लोगे तो उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, अभी तो मैंने बताया हिंड्रेंस मैटर करता है SN2 में, तो मिथाइल हैलाइड होना चाहिए बस, इसकी रेट ज़्यादा होती है। और 3 डिग्री का तो SN2 देता ही नहीं है, है ना। ये नो SN2 क्यों, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो है ना, ये कभी बच्चों SN1 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कार्बोकेटाइन अपने आप नहीं बनेगा और यहाँ कभी अटैक नहीं होने देगा, है ना, ये तो श्योर है। ओके, ये डिग्री वाइज बात कर ली मैंने। अब एल्काइल हैलाइड की डिग्री आपकी बात कर ली, जैसे कि मान लो ये आपने क्या लिखा है, ये आपने लिखा है रेट ऑफ SN2,
अगर डिग्री सेम हो तो थोड़े और फंडे लगा लो, टीएस की स्टेबिलिटी वगैरह देख लो, है ना। जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH2Cl, CH3 C डबल बॉन्ड CH2CH2Cl, ओके CH3 CH2Cl बोलना एक बार। जैसे कि मान लो लेट सपोज ये A है और ये B है और ये C है। आपको बच्चों इनमें रेट ऑफ SN2 बतानी, कौन SN2 फास्ट करेगा। अटैक कराओ, अटैक बाहर, अटैक बाहर, अटैक बाहर। तो बोले डिग्री तो सर सभी सेम है, हिंड्रेंस की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा सोचो कि टीएस को स्टेबल कौन करेगा, तो बोलेंगे टीएस को सर ये तो सिर्फ प्लस आई करने वाले ही है। एक ये मुझे मिला है जो सी डबल बॉन्ड माइनस आई करता है, एक ये मिला है सर मुझे जो माइनस आई करता है। ये इसके पास में लिखा है तो ज्यादा माइनस आई, टीएस की स्टेबिलिटी ज्यादा, अटैक फास्ट। याद रखना बच्चों ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इसके हिसाब से ये अल्फा पे है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब कीटोन और एल्डिहाइड, और अल्फा पोजीशन पे जो हेलोजन लिखा रहता है ना वो बहुत फास्ट अटैक कराता है अपने ऊपर। और इसकी जो SN2 रेट होती है ना वेरी हाई, वेरी हाई SN2 रेट इसकी बहुत ज्यादा मानी जाती है, नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा। इसलिए कभी भी आपको ऑप्शन में अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड दिखे और ऊपर क्वेश्चन में लिखा रहेगा रेट किसकी ज्यादा होगी तो उसी पे टिक कर देना, है ना, वो सही होगा नॉर्मली। क्लियर है। ए सबसे ज्यादा, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी। मान लो Cl, 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 इस टाइप से मान लो चार है। आपको बतानी है मुझे रेट ऑफ SN2। यहाँ पे एक NO2 लगा दिया, एक OMe लगा दिया, एक पे कुछ भी नहीं लगाया और एक पे Cl लगा दिया। क्लियर है मेरी बात। अब ये Cl बच्चों अटैक कौन सा बाहर कर सकता है अटैक से, ये कभी बाहर मत करा देना, ये अटैक करके ऐसे बाहर, ऐसे काम मत करना। क्लियर है ना। ये अटैक हो सकता है ये कार्बन पे, अटैक बाहर, अटैक बाहर, अटैक बाहर, अटैक बाहर, है ना। अब मुझे बताओ कौन सा अटैक फास्ट होगा, तो बोलेंगे सर डिग्री वाइज तो सब सेम है, तो सपोर्ट करो ना। पैरा पोजीशन पे -m, पैरा पे OMe का +m, Cl का क्या होगा +m, -i, डोमिनेंट कौन होगा -i, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ज्यादा, कौन खींच पा रहा है NO2, सपोर्ट करेगा ज्यादा A, उसके बाद में D, उसके बाद में OMe तो उल्टा दे और रहा है, TS को अनस्टेबल करेगा, है ना। तो बोलेंगे अच्छा तो ये ठीक है, कौन सा C वाला, तो C देन B। क्लियर है। ओके उसके बाद में सेकंड डिग्री विग्री की बात कर ली अपन ने, है ना, ये सब बातें अपन ने की। उसके बाद में सेकंड नंबर पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आप कैसा लेना चाहोगे। जैसे आपने SN1 में बोला कि सर PS लूंगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लूंगा तो SN1 फेवर होगी, क्योंकि एल्काइल एलाइड को अलग करना होता था तो इसलिए दोनों को सराउंड करेगा तो अलग जल्दी हो जाएंगे। SN2 में अलग करने नहीं है, अटैक कराना है। और आपको तो पता है कि बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल पोलर एप्रोटिक में बढ़ जाती है कि न्यूक्लियोफाइल खुले घूमते हैं, और आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी ही बढ़ानी है ताकि अटैक फास्ट हो सके। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, फेवर SN2 रिएक्शन। बिकॉज ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए भी कि न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होती है पोलर एप्रोटिक के अंदर, है ना। पोलर एप्रोटिक फेवर्स SN2 रिएक्शन बिकॉज nucleophilicity increases, nucleophilicity increases, nucleophilicity of nucleophile increases in polar aprotic solvent। एक तो रीजन ये भी है ना। और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से याद है ना, DMSO टाइप लिखा रहता है, कई बार एरो पे, कई बार एसीटोन लिखा रहता है, कई बार टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लिखा रहता है ना, इस टाइप के लिखे रहते हैं बच्चों।
ओके, थर्ड नंबर पे आप न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना चाहोगे? वीक न्यूक्लियोफाइल लेना चाहोगे या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे? नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना चाहोगे? तो बोलेंगे सर खतरनाक ही लेना चाहेंगे, अटैक करवाना है, कमजोर का वहां पे क्या काम है? तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन। मेरी बात सुन पा रहे हो? ओके, अब बोलेंगे सर मुझे पता कैसे चलेगा ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले, ऑल नेगेटिव, ऑल एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, सभी के सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन नेचर। कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला हो, जो भी आपने देखा है, Cn माइनस, SH माइनस, OH माइनस, एसीटेट आयन, एजाइड आयन, N3 माइनस, जो भी बच्चों आपके दिमाग में आ रहा है, RSH माइनस, RO माइनस, NH2 माइनस, ETC, बहुत सारे हो सकते हैं भाई, ये सारे तो मैं लिखूंगा नहीं, है ना। और नाइट्रोजन का लोन पेयर अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता है, क्लियर है नहीं बात? इसका मतलब अमोनिया, अमोनिया एंड एमीन आर आल्सो कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उन्हें भी आप क्या मान सकते हो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मान सकते हो। कोई अमोनिया है या फिर कोई एमीन है, मे बी 1 डिग्री, मे बी 2 डिग्री, चाहे डिग्री चाहे कोई भी हो, इस टाइप से आपको बताना है, RNR, इस टाइप से उन्हें अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? तो लिविंग ग्रुप तो बढ़िया होना चाहिए। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए भाई? अटैक करें तो अटैक करोगे तो जाना भी तो चाहिए, मान लो मैं अटैक किया जोर से, वो हिला ही नहीं, उसके कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बोले नहीं नहीं ऐसा भी नहीं, ठीक ठाक होना चाहिए, तो बोलेंगे बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप सपोर्ट SN2 रिएक्शन। वो तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। अगर एल्काइल हैलाइड की बात की जाए तो जैसे अपने पास 4 है, RI, RBr, RCl, RF, ये आएगा, क्योंकि अपने आप निकलने की बात आएगी तो भी आई अपने आप निकलेगा, और अटैक करके भी निकालना पड़ा तो ही आई निकलेगा। RF का बॉन्ड तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ना तो ये अपने आप निकलेगा और ना ही ये किसी के बाहर एक्सटर्नल अटैक करने देगा। इसका मतलब RF नेवर सो नो SN1 इवन नो SN2, इसका कोई मतलब ही नहीं SN1 SN2 से, ये कभी सो ही नहीं करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? है ना, ये बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, है ना। ओके, अब जैसे मान लो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की बात करें अपन, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन, क्या है SN2 का शॉर्टकट में? कोई RX मान लो या लिविंग ग्रुप मान लो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, बैक साइड से X का निकलना, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, X का निकलना, एक TS का बनना, और फाइनली न्यूक्लियोफाइल का हट जाना और ऐसा बन जाना। क्लियर है ये बात? इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो उसका डायग्राम अपन ऐसे बनाएंगे कि इधर एनर्जी है, इधर रिएक्शन चल रही है, यहाँ पे सबसे पहले TS बनी, देखो इधर क्या था, इधर RX के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना स्टार्ट किया है ना, जिसने रिएक्टेंट, और ये ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि TS बनी है, TS हमेशा अनस्टेबल होती है, कर्व के ऊपर पीक को हमेशा TS रिप्रेजेंट करेगी, बाद में इधर प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो इधर क्या मिली आपको? एक TS मिली,
तो इस टाइप से जो ग्राफ जो आपको मिलेंगे ना, वो बच्चों किसके होते हैं, SN2 के होते हैं, है ना, ये SN2 के ग्राफ होते हैं, मेरे को याद है। और SN1 में कैसे ग्राफ आते थे, SN1 में बोलो, SN1 में कुछ ऐसा सीन होता था ना कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, उसमें RX होता था, न्यूक्लियोफाइल वेट करता था कार्बोकेटाइन बनने का, कार्बोकेटाइन अपने आप बनता नहीं था, पहले TS बनता था, बाद में कार्बोकेटाइन, फिर वो रीअरेंज करते थे, फाइनली प्रोडक्ट बनते थे। इस टाइप के काम होते थे उसमें, क्या याद है ना ऐसा। ओके, ये रिएक्शन चल रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ये जो मैंने बनाया ना, ये SN2 का नहीं है, SN2 का तो ये है बच्चों, लेकिन आपको साथ में कंपैरिजन करा दिया मैंने, इसलिए SN2 के साथ साथ मैंने आपको क्या बता दिया कि ये ग्राफ बच्चों SN1 का है। SN1 में ऐसे करो बनते हैं, ये कार्बोकेटाइन्स होते हैं, ये TS होती है ना, इसमें तो कार्बोकेटाइन को बनता ही नहीं है, तो इस टाइप का तो कोई क्रस्ट आएगा ही नहीं इसमें। क्लियर है ये बात। चलो मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूँ अब।